Good morning to all of you. Myself Amjad Hussain. So I welcome you all. Today we are going to discuss our next topic, that is the program cell death, or we can call it apoptosis. Okay, so today we are going to discuss about this topic, that is a program cell death or apoptosis. So before going to program cell death, I want to tell about you some points. What do you mean by नेक्रोसिस? ठीक है, नेक्रोसिस किसको बोलेंगे और एपोप्टोसिस किसको बोलेंगे? ठीक है, तो नेक्रोसिस का मतलब है सडन डेथ और एपोप्टोसिस का प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में? तो नेक्रोसिस का मतलब ये है कि सडन डेथ. ठीक है, तो उसमें कोई रेगुलेशन या प्रोग्राम्ड वे में सेल की डेथ नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो एंड सडनली यू फॉल. ठीक है, आप जमीन पे गिर गए और you have an injury on your palms or your knees. So blood started to oozes out from that injury, and the cell at that particular point damages. That means that, and you feel a sense of inflammation there. So उसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी गिर गए और आपको चोट लगी आपके घुटनों पे या हाथों पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपके हाथों में से जहाँ पे आपको चोट लगी वहां से ब्लड ओजिस होता है, या आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा कोई खराश जैसा, या आपको कोई वहाँ पे स्क्रैच जैसा आपको दिखेगा. ठीक है, आपकी जो स्किन लेयर्स है वो बाहर ऐसे निकल गए आ गए होंगे. ठीक है, अगर आपको एक्सट्रीम इंजरी हो गई तो वहां से ब्लड निकलेगा. ठीक है, आपको यहाँ पे डार्क या ब्लू कलर के आपको पैचेस देखने को मिलेंगे. ठीक है, और फाइनली वहां से ब्लड निकलेगा और आप बहुत पेन में चले जाओगे. ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उस टाइप के सेल डेथ को, ठीक है, वहां पे क्या होता है, आपका एक्चुअली जो सेल है वो इंज्योर हो जाता है और जो सेल के अंदर जो कंटेंट्स है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, और वो उसके सराउंडिंग में या जो नेबरिंग सेल्स है उस पे अपने जो कंटेंट्स है उसको रिलीज कर देता है, और उनको वहां पे इन्फ्लेमेशन फील होता है. ठीक है, उन सेल को भी वो इंज्योर कर देता है या उनको भी इफेक्ट करा देता है. ठीक है, तो उस टाइप के सेल डेथ को, वहां पे भी आपकी सेल की डेथ हो रही है, बट वो क्या है, सडन डेथ है. अचानक से आप वहां पे गिर गए. ठीक है, और वहां से आपका सेल इंजर हो गया और उसके अंदर जो कंटेंट्स थे वो बाहर रिलीज हो गए, तो उस टाइप के सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं. ठीक है, इन विच द कंटेंट्स ऑफ सेल्स आर released outside, which affects the neighboring सेल. जो आपके नेबरिंग सेल्स है उसको क्या करता है, वो इफेक्ट करता है. ठीक है, तो उस टाइप के सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के हम सेल डेथ को बोलते हैं नेक्रोसिस. ठीक है, और दूसरा है एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है. ठीक है, एक प्रोग्राम सुसाइड है. ठीक है, जहाँ पे पहले आप डिसाइड करते हो कि मुझे, पहले सेल डिसाइड करता है कि अब मेरा काम हो गया है. ठीक है, यहाँ तक ही मेरा काम था, उसके बाद अब मुझे बॉडी में रहना नहीं है, तो अब मेरा काम हो गया है. फाइनली उस सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. ठीक है, डेथ भी किस तरीके से, उसके जो कंटेंट है सेल के अंदर, दे आर नॉट, कंटेंट आर intracellular intracellular content are not released outside in the surrounding cell, और साथ साथ में it do not affect on the neighboring cell. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे नेक्रोसिस में, फॉर एग्जांपल ये है सेल है. ठीक है, तो उसको इंजरी हो गई, तो वो सेल के जो कंटेंट्स है दे आर रिलीज्ड
outside and which affects the surrounding cells, ठीक है, और उनको भी वो इंजर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर इस सेल में एपोप्टोसिस होने वाला है तो एपोप्टोसिस प्रोसेस इसमें स्टार्ट होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे, देन फाइनली वो इस तरीके से छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म करेंगे, उसके जो सेलुलर कंटेंट्स है दे आर नॉट रिलीज आउटसाइड द सेल, इस तरीके से बेबलिंग होगा, देन वहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे, देन दीज एपोप्टोटिक बॉडीज आर इनगल्फ्ड बाय द फेगोसिटिक सेल्स, तो फेगोसिटिक सेल्स उनको इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इनको खा जाता है, ठीक है। फेगोसिटिक सेल में भी मैक्रोफेजेस है या मोनोसाइट्स है, वो कुछ हमारे फेगोसिटिक सेल्स है जो इन सेल्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, या उनको खा जाता है। सो दिस टाइप ऑफ सेल डेथ इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, जहाँ पे एक प्रोग्राम्ड वे में क्या होता है सेल की डेथ होती है, और नेक्रोसिस में क्या होता है एक सडन डेथ वहाँ पे हो जाती है सेल की, जिससे उसके जो सेलुलर कंटेंट्स है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, और वो दूसरे नेबरिंग सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो एपोप्टोसिस है, it is derived from a Greek word. It is derived from a Greek word that is epops and tosis, which means falling off. ठीक है, derived from a Greek word which means falling off or dropping off. तो मेनली उसको लिया गया है कहाँ से, फॉलिंग ऑफ लीव्स और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स या पेटल्स, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है एपोप्टोसिस, दैट इज विच मीन्स फॉलिंग ऑफ और ड्रॉपिंग ऑफ, मीन्स वहां पे क्या होते हैं सेल धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे काम हुआ था 1964 में, 1964 में इसके ऊपर काम चल रहा था। एपोप्टोसिस के ऊपर काम चल रहा था, बट सबसे पहले इस पे काम किया था 3 साइंटिस्ट ने, दैट इज जॉन केयर, एंड्रयू एंड A.R. क्यूरी इन 1972। इन्होंने एपोप्टोसिस के ऊपर काम किया था 1972 में, और इन्होंने ही वो टर्म उसको कॉइन किया था, दैट इज द एपोप्टोसिस। दे कॉइंड द टर्म एपोप्टोसिस, ठीक है। तो उन्होंने ही ये जो टर्म है वो कॉइन किया था एपोप्टोसिस इन 1972 व्हेन दे वर वर्किंग ऑन द nematode that is C. elegans। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा C. elegans में, Caenorhabditis elegans में उन्होंने देखा कि टोटल 1090 सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। जब वो बॉर्न होता है, जब वो पैदा होता है उस टाइम पे उसके पास कितने सेल रहते हैं, 1090 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और आउट ऑफ विच 131 cells undergo apoptosis। कितने सेल्स एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, दैट इज द 131। तो वहां पे बचते कितने, दैट इज 1090 माइनस 131,
970 के आसपास वहाँ पे सेल बचते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे टोटल 1090 सेल्स होते हैं, बट आफ्टर डेवलपमेंट जब उनका प्रॉपर वो मेच्योर हो जाते हैं तो उस टाइम उसके बाद उनके पास सिर्फ 970 या 980 के आसपास ही सेल्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने देखा कि 131 सेल्स दे आर गायब है उनके टोटल जो 1090 सेल्स जो उनके डेवलपमेंट के टाइम पे बने थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 131 जो सेल्स है दे अंडरगो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो प्रोग्राम सेल डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं इन डेवलपमेंट, इन सेल प्रोलिफरेशन, इन टिश्यू होम्योस्टेसिस, ठीक है। टिश्यूज में सेल का जो होम्योस्टेसिस है उनका नंबर मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे जगहों पे वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो जब हमारा पेंटाडिक्टाइल फॉर्म हो रहा है, हमारा हैंड फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे हमारे हैंड के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे मीजनकाइमल सेल्स या वेब्स प्रेजेंट रहते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वो वेब्स क्या हो जाते हैं, वो वेब्स डिजेनरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, एंड फाइनली वी हैव सेपरेटेड फिंगर्स, ठीक है। अगर एपोप्टोसिस नहीं होता तो हमारे जो फिंगर्स है वो डेवलप हम सेपरेट फिंगर्स हमारे पास नहीं रहते। वैसे ही न्यूरॉन्स, तो जब हम बिगिनिंग पे बहुत सारे न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसमें से पूरा हाफ ऑफ न्यूरॉन्स दे अंडरगो डिजेनरेशन, ठीक है। सो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। तो उन्होंने काम किया था किस पे, सी लिगेंड्स पे। तो सी लिगेंड्स पे उन्होंने देखा कि इतने सेल्स पहले फॉर्म होते हैं, बाद में उसके बाद कुछ सेल्स का डिजेनरेशन होता है, दैट इज 131 सेल्स का डिजेनरेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, और वहाँ पे सिर्फ 970 या 980 के आसपास ही सेल्स वहाँ पे बचते हैं, ठीक है, व्हेन दे गेट्स मेच्योर। तो उन्होंने ये जो कॉइन और टर्म किया था, दैट इज द एपोप्टोसिस। देन अब एपोप्टोसिस का जो अगर हम कैरेक्टराइज करेंगे तो एपोप्टोसिस नेक्रोसिस की तरह नहीं है। डायरेक्टली अगर इंजोर हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद सेल्स बाहर रिलीज हो गए, जो सेलुलर कंटेंट्स वो बाहर रिलीज हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम्ड है, ठीक है। पहले सिग्नल्स आएंगे, डेथ सिग्नल्स या इंटरसेलुलर सिग्नल्स, वो डेवलप होंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे केस्पेस एक्टिवेट होंगे, केस्पेस एक्टिवेट होने के बाद केस्पेस इनिशिएटर केस पेज एक्टिवेट होंगे, देन एग्जीक्यूशनर केस पेज एक्टिवेट होंगे, देन वो एग्जीक्यूशनर केस पेज फिर जो टारगेट प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करेगा। फिर उसके बाद वो टारगेट प्रोटीन्स सेल्स में चेंजेस लाएंगे, जैसे कि जो न्यूक्लियर कंडेंसेशन है या जो सेलुलर कंडेंसेशन है वो होगा, सेल का श्रिंकेज होगा, ठीक है, क्रोमोसोम का डीफ्रेगमेंटेशन होगा, कंडेंसिन फ्रेगमेंटेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर लेमिना है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। देन वहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे बाय द ब्लेबिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन फाइनली वहाँ पे क्या होगा, एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होके वो अलग हो जाएंगे, देन फेगोसाइट्स आके उन सेल्स को खा जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, ये एक प्रोग्राम्ड वे में सेल की क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसका जो कैरेक्टर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपोप्टोसिस, तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये सेल है जो एपोप्टोसिस में जाने वाला है। तो सबसे पहले उस सेल में क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन,
देन जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाएंगे और उनका फ्रेगमेंटेशन होगा। देन fragmentation of nucleus, then fragmentation of the cell। न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल। इस तरीके से वो छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म करेंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म करेंगे। देन फाइनली इन एपोप्टोटिक बॉडीज का क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, जो फेगोसिटिक सेल से उनको इनगल्फ करके उनको खा जाएंगे, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो दीज आर द इवेंट्स विच हैपन्स ड्यूरिंग द एपोप्टोसिस। तो पहले डीएनए फ्रेगमेंटेशन, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, देन उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल एपोप्टोटिक। इसके बाद जैसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल होगा तो वहाँ पे आपको एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे। देन एपोप्टोटिक बॉडीज आर इनगल्फ बाय द फेगोसिटिक सेल्स, ठीक है। तो फेगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, इनको इनगल्फ करके उनको खा जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है जो मेन मैकेनिज्म्स है इनमें, या हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज जो प्रोग्राम है। तो जब ये मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, दैट इज द डीएनए फ्रेगमेंटेशन, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, श्रिंकिंग ऑफ cytoplasm. So these are the some cytosolic changes during apoptosis. That is the shrinkage of cytoplasm. ये कुछ सेल के चेंजेस हैं जो एपोप्टोसिस के टाइम पे होता है। पहला है श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, देन उसके बाद है डीएनए कंडेंसेशन, देन उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, देन उसके बाद है न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन। जो ये न्यूक्लियस है उसका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन। देन उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, and finally these apoptotic bodies are engulfed by फेगोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है, देन उसके बाद न्यूक्लियस श्रिंक होता है, उसके बाद डीएनए का कंडेंसेशन होता है, देन उसके बाद डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होता है, उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसका डिफ्रेगमेंटेशन हो जाता है, देन वहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म हो जाते हैं। इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ब्लेबिंग हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बेबलिंग के बाद फाइनली वो क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट एपोप्टोटिक बॉडीज में वो डेवलप हो जाते हैं। तो अंदर आपको पता है बहुत सारे न्यूक्लियस का भी फ्रेगमेंटेशन हो गया है, डीएनए तो ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। देन वहाँ पे आपको एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे, देन वो एपोप्टोटिक बॉडीज को इनगल्फ करेगा, उनको खा जाता है कौन, हमारे जो फेगोसिटिक सेल्स है। हमें सिंपली बोल सकते हैं उस इन्वायरमेंट में से जो फेगोसिटिक सेल्स है उसको, उस सेल को क्लियर कर देता है विदाउट इफेक्टिंग द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। दूसरे जो नेबरिंग सेल्स है उनको बिना इफेक्ट किए ये जो एपोप्टोटिक सेल्स है वो उनको फेगोसिटिक सेल्स है उन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेस में इस एपोप्टोसिस के बहुत सारे फायदे हैं, सिग्निफिकेंसेस हैं, ठीक है। तो अगर हम
कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब हमारा पेंटाडेक्टाइल फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो हमारा पेंटाडेक्टाइल आप देख रहे हो, जो फिंगर्स सेपरेशन हो रहे हैं, हमारे जो उंगलियां अलग हो रही हैं, तो उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसका? एपोप्टोसिस का। ठीक है, कैंसर में भी एपोप्टोसिस का बहुत रोल है। अगर सेल्स में एपोप्टोसिस नहीं हुआ तो वहाँ पे सेल्स का जो पॉपुलेशन है वो ओवर ग्रोथ कर जाएगा और वहाँ पे ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उनके पॉपुलेशन को मेंटेन करने में भी एपोप्टोसिस का इंपॉर्टेंट रोल है। या आप देख सकते हो ब्लड, ठीक है, ब्लड का रहता है हजारों मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन डे। ठीक है, तो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, तो हजारों सेल्स हमारे बोन मेरो में फॉर्म होते हैं। ठीक है, बट उनका पॉपुलेशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे कैंसर डेवलपमेंट, ब्लड कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे उन सेल्स को मेंटेन, का पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए जितने सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं उतने सेल्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय भी होते हैं। ठीक है, या उनका डिग्रेडेशन या सेल डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में 1 लाख सेल्स फॉर्म होते हैं एक डे में बाय mitosis. So 1 lakh cells form in by mitosis in 1 day. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो उतने ही सेल्स क्या होते हैं, एपोप्टोसिस के थ्रू डेथ होती है उनकी। ठीक है, इन 1 डे। तो इससे क्या होता है, जो सेल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या है, वो क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सो जितने सेल्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं उतने सेल्स की वहाँ पे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये हम ह्यूमंस का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। देन उसके बाद अगर हम नॉर्मली देखेंगे, अगर हम एक्चुअल जो देखेंगे, सो सी लिगेंड्स में हमने अभी देखा कि 131 जो 1090 सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। 1090 अगर हम डेवलपमेंट और मॉर्फोजेनेसिस की बात करेंगे, दैट इज 1090 सेल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं और वहाँ से 131 सेल्स का क्या होता है, डीजनरेशन होता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू एपोप्टोसिस। तो इस डीजनरेशन की वजह से उसमें बहुत उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ये सी लिगेंड्स की बात की है हमने, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट डिजिट्स। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट डिजिट्स। जो आप मेरे जो उंगलियां देख रहे हो 5, ठीक है, दोनों क्या है, सब क्या है, अलग है। ठीक है, सो सेपरेटेड है एक दूसरे से। तो बिफोर डेवलपमेंट उसमें क्या रहता है, कुछ मेसेनकाइमल सेल्स रहते हैं जो वहाँ पे वेब फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर वो वेब रहता तो हमें खाने में या बहुत सारे काम करने में तकलीफ होती। ठीक है, तो इसीलिए इनका डीजनरेशन इंपॉर्टेंट है। तो डीजनरेशन होता है किसके थ्रू, एपोप्टोसिस के थ्रू। तो जो डिजिट्स है, सेपरेट डिजिट्स, वो भी फॉर्म होता है किसके वजह से, इसी एपोप्टोसिस की वजह से, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ mesenchymal टिश्यू। हम सिंपल बोल सकते हैं बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरडिजिटल मीन्स जो डिजिट के बीच में, इंटरडिजिटल mesenchymal टिश्यू। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो डिजिट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया में हमने देखा होगा जो टेडपोल है उसके पास टेल रहता है, बट जो एडल्ट है उसके पास टेल नहीं रहता है, वो डिजेनरेट हो जाता है। तो टेडपोल में जो ये टेल फॉर्मेशन है, आपने देखा होगा टेडपोल। ठीक है, और अगर आप एडल्ट की बात करोगे तो एडल्ट में टेल नहीं रहता है। वहाँ पे टेल का क्या हो जाता है, सॉरी डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, तो जस्ट एक समझ लो, वहाँ पे उनके पास टेल नहीं रहता है। ठीक है, सो ये टेल क्या हो जाता है, टेल डी जनरेट हो जाता है। ठीक है, सो बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे भी एपोप्टोसिस का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि
एडल्ट में उनको टेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ टेडपोल में जब उनके पास लिम्स नहीं रहते तो उनको स्विम करने के लिए टेल चाहिए होता है, तो इसीलिए उनके पास टेल रहता है। और जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट या उनका मेटामॉर्फोसिस होने वाला होता है, उस टाइम पे जो टेल है वो डिजेनरेट हो जाता है और वहाँ पे लिम्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है किसका, दैट इज द एपोप्टोसिस। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो मेल और फीमेल होता है ह्यूमंस में, तो बिफोर बर्थ वो दोनों क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं, ना मेल है ना कोई फीमेल है, ठीक है। चाहे उनके पास XY क्रोमोसोम हो या XX क्रोमोसोम हो, उनका जो गोनाड है वो क्या रहता है, वो एक अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसके बाद जब जैसे जैसे डेवलप करेगा वहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम्स वो क्या हो जाते हैं, वो मेल और फीमेल में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ सेल्स या कुछ टिश्यूज ऐसे रहते हैं जो मेल भी फॉर्म कर सकता है, फीमेल भी फॉर्म कर सकता है। तो अगर मेल XY होगा तो वो जो टिश्यू जो फीमेल का फॉर्म करता है वो डिजेनरेट हो जाता है, और अगर फीमेल होगा तो वो टिश्यू जो मेल फॉर्म करता है वो डिजेनरेट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज द वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट एंड मुलेरियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट क्या है, वोल्फियन डक्ट से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फॉर्म होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो फॉर्म होते हैं, और मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों डक्ट्स है वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एक ह्यूमन में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों में ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, एक में ये डिजेनरेट हो जाता है, अगर फीमेल होगा तो फीमेल में ये वोल्फियन डक्ट डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेल होगा तो मेल में ये मुलेरियन डक्ट डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिजेनरेशन किसकी वजह से होता है, इसी एपोप्टोसिस की वजह से होता है, ठीक है। अगर इसका डिजेनरेशन नहीं हुआ तो मेल, उसी मेल में दोनों कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बट जो एपोप्टोसिस प्रोसेस की वजह से कुछ ऐसे सिग्नल्स वहाँ पे डेवलप होते हैं जिससे वो सिग्नल्स मेल में मुलेरियन डक्ट का डिजेनरेशन कर देता है और फीमेल में वोल्फियन डक्ट का डिजेनरेशन कर देता है, ठीक है। जिससे वहाँ पे मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होता है और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पे डेवलप होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके फॉर्मेशन में या यूरोजेनाइटल सिस्टम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, कौन, एपोप्टोसिस। देन उसके बाद हम बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज द न्यूरॉन्स डिजेनरेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग बर्थ तो देयर इज अ इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिज्म। तो जब उसका जन्म होता है तो बहुत सारे न्यूरॉन्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, बट ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस जैसे जैसे वो एडल्ट होता है या ब्रेन फॉर्मेशन या एडल्ट ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें से 50% जो न्यूरॉन्स हैं दे विल डिजेनरेट, क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। तो न्यूरॉन्स पहले जब किसी ह्यूमन का बर्थ होता है या किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो वहाँ पे मेनली जो न्यूरॉन्स का नंबर है वो बहुत हाई रहता है, बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन या इसी तरह से जो उसका डेवलपमेंट होगा, तो जो न्यूरॉन्स है 50% जो न्यूरॉन्स पहले फॉर्म हुए थे बर्थ के टाइम पे, तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो होम्योस्टेसिस की बात करेंगे, तो बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स और टी सेल्स यू ऑल नो दैट, तो ये हुआ था किसके बारे में, डेवलपमेंट और मॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे। अब नॉर्मली डेवलपमेंट हो गया, अब आपको सबको पता है बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो हमारा लिम्फोसाइट जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, जो आपका इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो बी सेल्स और टी सेल्स ये फॉर्म होता है कहाँ पे, बोन मेरो में, बोन मेरो में फॉर्म होता है। सो दीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो इन मिलियंस ऑफ नंबर, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ नंबर में ये फॉर्म होता है, बट उसमें से सिलेक्शन होता है सिर्फ कुछ ही सेल्स का, ठीक है, कुछ ही सेल्स का मेचुरेशन हो पाता है और फाइनली वहां से उस मिलियंस में से
कुछ ही जो हमें जितना हमारे बॉडी को चाहिए उतने ही सेल्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। बाकी जो बचते हैं उन सबका क्या हो जाता है, उन सबका एपोप्टोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? एपोप्टोसिस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव सिलेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव सिलेक्शन है, ठीक है, या जिसका मैचुरेशन नहीं हो पाता है, तो 95% जो सेल्स हैं जो माइटोसिस के थ्रू डेवलप हुए थे, बी सेल्स और टी सेल्स, वो 95% क्या हो जाते हैं, वो उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? एपोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है, उनका सेल डेथ हो जाता है बाय दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ 25% या 5% ही सेल्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे और वो हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है। बाकी जो बचते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस दे अंडरगो सेल डेथ, ठीक है। देन वैसे ही ये हो गया कि इसमें दैट इज होम्योस्टेसिस। तो वैसे ही आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी भी बहुत हजारों में डेवलप होता है, बट वहाँ पे कुछ आरबीसी वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। और इन सारे सेल्स का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन रहता है। फॉर एग्जांपल आरबीसी का 120 डेज से 120 डेज के बाद उनका डिजनरेशन होता है। कहाँ पे? स्प्लीन में। तो स्प्लीन में भी वो बाय दिस एपोप्टोसिस प्रोसेस उनका डिजनरेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट देयर इज अ डिलीशन ऑफ डैमेज सेल्स, डिलीशन ऑफ डैमेज सेल्स। अब जिस सेल्स की हमको ज़रूरत नहीं है या वो सेल्स जिसमें कोई डैमेज हुआ है, तो वो सेल्स भी क्या चले जाते हैं, अंडर वो एपोप्टोसिस चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई माइटोजेनिक सिग्नलिंग हो, ठीक है, या इन्वायरमेंटल जैसे एक्सरेज हो, या ऑटो रिएक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, या जैसे कि ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिसमें कोई डिफेक्ट हो, तो वो डिफेक्टेड सेल्स एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो डिफेक्टेड सेल्स हमारे बॉडी में रहा तो हमारे बॉडी को वो हार्म पहुंचा सकता है। तो उनको बॉडी से बाहर निकालना या उनको वहां से हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे भी एपोप्टोसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर कोई डीएनए डैमेज हुआ या कोई एक्सरे डैमेज हुआ हमारे सेल्स को, ठीक है, तो हमारा जो एपोप्टोटिक सिस्टम है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। एंड हमारे सेल को कोई स्ट्रेस हुआ, ठीक है, उसमें तो कोई सेलुलर स्ट्रेस हुआ, तो हमारा जो एपोप्टोटिक जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस सेल को एपोप्टोसिस में लेके जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो डैमेज सेल है वहां से हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वो वहां पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है एपोप्टोसिस हमारे डेवलपमेंट में, हमारे होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में और हमारा जो हार्मफुल सेल्स है उनको रिमूव करने में। सो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द एपोप्टोसिस। तो ऐसे बहुत सारे और सिग्निफिकेंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो जो काम किया था किसने, जो कैरी क्यूरी जो जिन्होंने एपोप्टोसिस नाम दिया था सी लिगेंस पे, तो हम सी लिगेंस का एक देख लेते हैं उसमें किस तरीके से एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस एंड सिनोरैबिटिस लिगेंस, तो ये एक नीमेटोड है। तो इसमें सबसे पहले एपोप्टोसिस स्टडी किया गया था। तो उसका जो सेल है उसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट रहते थे, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते थे, दैट इज द SID4, CD3, CD3 और the mitochondria, CD9। तो इनमें क्या होता है, तो this is the CD4, this is the CED3 and this is the CED9। तो ये जो दोनों है CD4 और CD3, these are
प्रो एपोप्टोटिक caspase और C3 इज एंटी एपोप्टोटिक caspase। ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक में जो एपोप्टोसिस कराता है, और CD9 दिस इज एंटी एपोप्टोटिक caspase जो एपोप्टोसिस होने से रोकता है। तो जो ये तीन साइंटिस्ट थे, क्यूरी और ये जो कर्ल है, उन्होंने क्या देखा कि जब यहाँ पे डेथ फैक्टर नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो CD9 है इट्स प्रेजेंट इन द एक्टिवेट फॉर्म। ठीक है, तो वो एक्टिवेट फॉर्म में रहता है, एंड दिस CD9 विल इनहिबिट दैट CD4। ठीक है, तो वो CD4 को क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, दैट इज CD4 क्या रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ठीक है, जैसे CD4 इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, तो वो CD4 नॉर्मली क्या करता है, वो CD3 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, बट जब CD4 खुद इनएक्टिवेट फॉर्म में होगा, तो वो CD3 को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, सो इट कैन नॉट एक्टिवेट CD3। ठीक है, सो CD3 के एक्टिवेशन के लिए CD4 का एक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है, या उसका एक्टिव स्टेट में होना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे कोई डेथ डोमेन नहीं होगा, ठीक है, तो ये CD9 अपना जो कैरेक्टर है दैट इज एंटी एपोप्टोटिक, वो एपोप्टोसिस होने से रोकता है। ठीक है, तो CD9 क्या करता है, उस CD4 को इनएक्टिवेट कर देता है। इट CD9 इनएक्टिवेट्स CD4। तो नॉर्मली जो CD9 है वो ऑलवेज एक्टिव रहता है एक सेल में। ठीक है, तो CD9 इनएक्टिवेट करके रखता है किसको, CD4 को। जब CD4 इनएक्टिवेट होगा, तो इट कैन नॉट एक्टिवेट द CD3। ठीक है, तो CD3 को वो एक्टिवेट नहीं कर पाता है जब वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। ठीक है, सो जब CD3 एक्टिवेट नहीं होगा, तो दिस इज द एग्जीक्यूशनल caspase। सो वहां पे सेल डेथ है वो इनिशिएट नहीं होगा, तो नो सेल डेथ। जब CD3 एक्टिवेट या नहीं होगा, या CD3 इनएक्टिवेट होगा, तो CD3 इनएक्टिवेट होगा, तो वहां पे सेल डेथ नहीं होगी। तो सेल डेथ कब होता है, जब सेल है वहां पे रिसेप्टर्स रहते हैं, दैट इज द डेथ रिसेप्टर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर्स। जब सिग्नल आएगा, कौन से सिग्नल्स, दैट इज द डेथ सिग्नल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डेथ सिग्नल है, वो बाइंड हो गया, दिस इज द डेथ सिग्नल। तो जब वहां पे डेथ सिग्नल आएगा, तो ये डेथ सिग्नल क्या करता है, डेथ सिग्नल डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। ठीक है, डेथ सिग्नल डेथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा। जब फिर वो जो डेथ सिग्नल है वो अपना सिग्नल आगे पहुंचाता है, मेनली किसके पास, जो ये CD3 है, CD9 वहां तक पहुंचाता है, और इस CD9 को इनएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, CD9 को इनएक्टिवेट कर देता है। कब, जब वहां पे डेथ सिग्नल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब CD9 इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो CD4 है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, जब CD4 एक्टिवेट होगा, तो दिस CD4 विल एक्टिवेट CD3। जब CD3 एक्टिवेट होगा, तो इट विल फाइनली कॉजेज द एपोप्टोसिस। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, CD3 एक्टिवेट हो गया, तो दिस CD विल फाइनली एक्टिवेट द एपोप्टोटिक मैकेनिज्म, और इट कॉजेज द सेल टू अंडरगो एपोप्टोसिस। ठीक है, तो उन्होंने ये मैकेनिज्म देखा किसमें, सी लिगेंड्स में। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू वहां पे 1090 सेल्स में से 131 सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, बाय दिस एपोप्टोटिक प्रोसेस। तो डेथ सिग्नल आता है जो CD9 को इनएक्टिवेट कर देता है। तो CD9 बिलोंग्स टू द BCL एक्सेल फैमिली। ठीक है, तो उसको इनएक्टिवेट कर देता है। देन जब ये इनएक्टिवेट हो गया, तो CD4 और CD4 एक्टिवेट हो जाएगा। जब CD4 एक्टिवेट होगा, तो अल्टीमेटली इट एक्टिवेट्स द CD3। then this CD act as an executioner caspase and causes the apoptosis to happen, or causes the cell to undergo apoptosis. In this way, apoptosis happens in the C ligands, in which
टोटल 1000 out of 1090 cells only 131 cell undergoes apoptosis and the remaining cells will form the whole डेवलपमेंट ऑफ द सी लिगेंड्स। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रोसेस देखा, तो इसी प्रोसेस के ऊपर उन्होंने एपोप्टोसिस का जो मैकेनिज्म है या जो एपोप्टोसिस का जो टर्म है वो कॉइन किया और एपोप्टोसिस को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इट इज द बेसिक ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो मेन एपोप्टोसिस होता कैसे है। ठीक है, और ये केसफेसिस क्या है और केसफेसिस का क्या रोल है और उनके कौन से टारगेट प्रोटीन है जिससे वो एपोप्टोसिस उस सेल में होता है।